हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है, तो अभी अपना चैप्टर जो चल रहा है विधायिका से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले संविधान क्या था हमारा, कैसे बनता है, और उसके बाद कार्यपालिका के क्या काम है, कैसे उसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं या कौन कौन से पद हैं कार्यपालिका के तहत। फिर उसके बाद विधायिका की बात करें तो विधायिका आती है, और विधायिका में यहाँ पे हमने दो सदनों की बात की है। ठीक है, वो है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में भी हमने अच्छे से समझा कि यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, या स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है, इनके पास पावर कितनी होती है। और सेम इसी तरीके से हमने लोकसभा के बारे में भी बात की कि इनका काम क्या होता है, इनके पास कितनी पावर होती है, क्या मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड किए जाते हैं या इनडायरेक्ट वे में किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग अपनी नोट्स में भी वो सब चीज़ें लिख लिए होंगे। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि संसद, क्योंकि हमें पता है कि संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि संसद में क्या आता है आपका, संसद में आपका आता है दो सदन होते हैं संसद में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है और वो कानून बना देगी। तो जी नहीं, हाँ, संसद भवन की बिल्डिंग बनी हुई है, ये सही है, जहाँ पे सभाएं होती हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो बना देगी कि संसद हमने कह दिया। आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे कि संसद क्या है, कहाँ, ये कौन है, कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है, कौन सा इंसान है जो बना रहा है। तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इनमें दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये दोनों ही मिलके बनाते हैं। देन फाइनली राष्ट्रपति के पास वो जाता है बिल, और उनकी सिग्नेचर के बाद वो आपका अधिनियम में बदल जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब इसमें यही देखने वाले हम लोग कि संसद कानून कैसे बनाती है, तो इसको देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और बिल्कुल भी हैरान नहीं होना। वीडियो थोड़ा मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है। तो कोविड हुआ है, उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और जब भी मुझे ऐसा लग रहा कि अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बना सकती हूँ, तो मैं प्रॉपर ऐसे ही बना के डालती रहूँगी। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग ना अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे गाँव में भी आ चुका है, तो इसलिए बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो आप सब लोग सावधान रहिए और अच्छे से बस पढ़िए, और बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपना आराम से करिए, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि संसद कानून कैसे बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संसद का जो प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। तो इसका इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है, अपनी जनता के लिए, यानी हमारे लिए, आपके लिए, जो अदर यहाँ पे पब्लिक रह रहे, जो भी भारतीय नागरिक है, उनके लिए कानून बनाने के लिए ये जिम्मेदार होती है। और कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिएगा कि जो भी कानून बनते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी उसकी प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं कि आज हमें सपना आया कि ये कानून बनाना है और हमने बना दिया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन क्या होता है कि कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कोई विधेयक होता है, उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अवस्थाओं को पर यदि हम गौर करें तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। और प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब प्रस्तावित कोई कानून का एक प्रारूप होता है, खाका तैयार किया जाता है, आप उसे क्या कहते हो, विधेयक कहते हो। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी, इसके नाम भी आप देखिएगा कि लगातार चेंज होते रहेंगे। कभी हम विधेयक कह रहे हैं, कभी बिल कह रहे हैं, कभी एक्ट कह रहे हैं। तो वो सारी बातें भी हम लोग समझेंगे।
उसके बाद क्या होता है कि जो विधेयक होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। अब यहाँ पे कई तरह का मतलब क्या है कि कई तरह के हो सकते हैं का देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो विधेयक कई तरह के बताया गया कि हो सकते हैं कि मंत्री के अतिरिक्त, जैसे किसी को मिनिस्ट्री मिली हुई है तो उसमें से, क्योंकि जितने भी आपके लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर हैं वो जरूरी तो नहीं कि मंत्री ही हैं, सारे के सारे सबको ही मिनिस्ट्री मिली हुई है। तो इसमें यही बताया गया है, लेकिन वो हमारे संसद के मेंबर तो कहाँ आएंगे। ठीक है, कि राज्यसभा के भी कुछ मेंबर है, कुछ लोकसभा के भी मेंबर है जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला हुआ है। जैसे कि आप ले लीजिए अमित शाह जी जो है, तो इन्हें आप यदि ऐसा कहें कि इन्हें मंत्री पद मिला हुआ है, जो भी इनका मंत्रालय है, और उसके बाद ये कहीं के सांसद विधायक भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें, जैसे सनी देओल को ले लीजिए, उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला हुआ है फिर भी वो आपके मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे, रवि किशन है और मतलब बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला हुआ है फिर भी वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी न किसी के मेंबर हैं। तो यदि उनके द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, निजी सदस्यों का विधेयक कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। अब जिसे मिनिस्ट्री मिली हुई है, ठीक है, फिर वो चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री मिली हुई हो, और चाहे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री वाले हो, मतलब जिन्हें मिनिस्ट्री मिली हुई है कोई ना कोई कि इस मंत्रालय के ये मंत्री हैं, वो क्या करेंगे, यदि वो जब कोई विधेयक पारित करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो जो जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, आई होप कि ये मंत्री पद वाला लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे कि जिन्हें मंत्री पद मिला है और जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। तो जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला वो विधेयक कर रहे हैं, और यहाँ पे आप मैंने जो बताया आपको कि संसद के मेंबर वो भी हैं, क्योंकि 543 मेंबर में से सारे के सारे मेंबर्स को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो मेंबर तो है ना। तो इसलिए यदि जब वो पेश करेंगे विधेयक तो उन्हें हम क्या कहेंगे, निजी सदस्यों का विधेयक, और इन्हें हम क्या कहेंगे कि सरकारी विधेयक, जो मंत्रालय जिन्हें मिला हुआ होता है और वो जब बिल पेश करते हैं। ठीक है, जब विधेयक लाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सरकारी विधेयक। दिन क्या होता है कि विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, तो उसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो विधेयक होता है आपका जाता है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इसमें दिखाया गया है, विधेयकों के कुछ प्रकार होते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा। ये है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक भी आप समझ चुके कि मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है निजी सदस्यों के विधेयक। निजी सदस्यों का जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला हुआ है उनके द्वारा किया जाए। गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, तो इस टाइप के विधेयक होते हैं आपके। और यहाँ पे क्या होता है, जो गैर वित्त विधेयक होते हैं इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सामान्य विधेयक होता है एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है। अब यदि हम बात करें कि संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। तो संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले, संसद इन द सेंस कि दोनों सदनों में उसे ले जाने से पहले जहाँ पे वो विधेयक आया है, चाहे वो लोकसभा में आए फिर राज्यसभा में आए, तो जहाँ पे भी विधेयक लाया गया है पहले उस पर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा होती है कि हमें क्या करना है, ये विधेयक लाना क्यों जरूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये लाना चाहिए या नहीं, और कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। और अनेक हित समूहों, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकती है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। और उसके बाद देखें तो क्या होता है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो कानून बनाना क्या है कि एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, आपकी एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। और विधेयक जो होते हैं बनाने में क्या होता है कि अनेक बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें कि कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा।
यानी कि कानून लागू करना है, तो जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंस बातें हैं, ज़रूरी उसके संसाधन हैं, तो वो कैसे जुटाया जाएगा, कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे चुनाव, ये राजनीति का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि उन्होंने कानून, सपोज़ अभी मोदी सरकार चल रही है, मोदी सरकार यदि बहुत अच्छे-अच्छे कानून ला रही है, तो पब्लिक क्या होगी, उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा कि चलिए ये गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन वहीं पे हुआ यदि कि मोदी सरकार के द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है रुझान है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाने लगेगा, और इससे क्या होगा कि इनकी वोटिंग कम होगी, ठीक है, इनकी मेजोरिटी कम होती दिखेगी इन्हें। तो इसलिए ये लोग, ये भी मतलब हर एक कानून में देखा जाता है कि हमारा राजनीतिक जो है मुद्दा वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे, और इसमें से कुछ ज़्यादा हमें हानि ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। और इसमें यदि हम देखें कि प्रस्तावित कानून से क्या होता है कि सत्तारूढ़ दल के चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब होता है। और ख़ास तौर पर क्या होता है कि आज के संगठन जो है, सॉरी, गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होता है। और इसके बाद हम बात करें कि इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। यानी कि कानून बनाने से पहले ये सारी बातों पर विचार किया जाता है कि समर्थन होगा कि नहीं होगा, कितना विरोध होगा, कितना इसका विरोध नहीं होगा, कौन इसके पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में होगा, वो चीज़ें सब कुछ देखी जाती हैं। कृषि बिल लाया गया था, तो कृषि बिल में भी कुछ ऐसी ही बातें, पूरा मतलब कोई भी आपका कानून बने तो हर एक कानून में ये सारी चीज़ें होती हैं कि उन्हें ऐसा सीधे तौर पे, क्योंकि आपको यदि लग रहा हो कि ये कृषि बिल आया और इसने बना दिया जैसे मन करा वैसे ही, तो ऐसा नहीं है। उन्हें भी देखना पड़ता है कि भैया हमारा ना कहीं घाटा हो जाए, कि पता चले हम दूसरों का भला करने चले और लोग हम पे ही बरस पड़े। तो कुछ हालांकि सिचुएशन ऐसे ही हो गई है, लेकिन खैर वो अच्छा ही कर रहे थे। अभी देखते हैं कि उनका भी हाथ नहीं होता। हमने कल ही देखा था जब अपना नेक्स्ट वीडियो आता, कि जब भी यहाँ पे क्या होता है कि सारा जितना भी सलाह मशवरा है वो एक नौकरशाह देता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, आपको कैसे इस बिल को आप बना सकते हो, किस किस सेक्टर पे आपको सुधार करना है, क्या कैसे होना चाहिए, प्रॉपर उनकी एक कमेटी तैयार की जाती है। सब कुछ पूरा जांच पड़ताल करने के बाद कि हमें इन इन सेक्टरों पर सुधार करना चाहिए। तो जैसे आपका कृषि बिल है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ पे पूरी एक कमेटी बैठाई गई कि भैया चेक करिए कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पता चलता है कि इसमें तो ठेके जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फसल अच्छी नहीं हुई छोड़ के भाग जाते हैं, कभी किसान देने से मना कर देते हैं। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदे की जगह लॉस हो रहा था, तो इसमें सुधार करना चाहिए, इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। क्या कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती कि मंडियों पे हम बेचने जा रहे हैं, मंडियाँ यहाँ पे नहीं ले रहे, बिचौलिए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने किया कि इसमें से आप ऐसा कर सकते हो। इनमें इनका हाथ नहीं होता, ये मंत्री मिनिस्टर ना कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो नौकरशाह इन्हें देते हैं अपनी सलाह मशवरा, कि यदि मंडियों पे इन्हें प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल पा रही है, अभी जब तक था कि आप देखते हो ना कि मंडी बंद करने की बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मतलब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। तो यही है कि भैया बिचौलिए जो फ़ायदा उठा रहे थे, अब आपको जाना है, आप कहीं भी अपना अनाज ले जाओ, कहीं भी बेचो, कोई भी उससे आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके की सारी बातें होती हैं। और हम लोग कहें कि ऐसे इसने कर दिया, उसने, उस मंत्री ने किया, तो उनके पास खैर इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इतना दिमाग नहीं होता है, लेकिन हाँ सही बात है कि काम सारा का सारा नौकर साहब बना के देते हैं, और बना बनाए खिचड़ी को इन्हें बस हजम करना होता है, यानी कि इन्हें बस उसे पारित करने की ज़रूरत होती है, सलाह मशवरा करके, और उसमें ज़्यादा इन्हें कुछ करना नहीं होता है। देन अब क्या होता है कि एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है, पूरा सब कुछ जब बन जाता है, और मंत्रिमंडल क्या करता है, उस नीति को वो अनुमति दे देता है,
और वहाँ पे उसे हाँ कह देता, मतलब उसमें अपनी सहमति दे देता है। तो क्या होता है कि जिस पर कानून आधारित होता है तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है, और विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। तो विधेयक जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा उसी मंत्रालय के लोग उस पर कानून बनाएंगे, यानी कि उसका प्रारूप तैयार करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। यानी कि विधि मंत्रालय के अंतर्गत क्या होगा कि यदि लड़कियों से रिलेटेड कोई चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, लड़कियां हो गई, वुमेन हो गए, इनसे रिलेटेड आप कर रहे हो, तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री आपकी होगी? विधि मंत्रालय है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो या कोई कानून आ रहा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड आप कर रहे हो, हेल्थ मिनिस्ट्री उसका पूरा विधेयक तैयार करेगी कि क्या कैसे है, वो सारी चीज़ें होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, इनमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। अब इसमें किसकी भी भागीदारी हो सकती है? आपकी महिला एवं जो बाल कल्याण मंत्रालय है उसकी भी इसमें भागीदारी हो सकती है। अब क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। यानी कि ये जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड विधेयक होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जिससे भी रिलेटेड होगा, जिस मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड, उसी मिनिस्ट्री के जो मंत्री है, मिनिस्टर है, वही इसे क्या करेंगे, पेश भी करेंगे। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि लोकसभा में पारित होने के बाद, यानी धन विधेयक को हम क्या करते हैं, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जाता है। देन उसके बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। हालांकि राज्यसभा में भेजने ना भेजने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में उसका एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब आप 14 दिन तक रखो, उसके बाद उसका कुछ एक टाइम होता है, शायद 14 दिन है, आप देख लीजिएगा। तो उस टाइम तक आप रखिए और उसके बाद जो भी है आपका सहमत होते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं होते तो भी अच्छी बात है। बस हाँ ठीक है कि आप एक हमारे मेंबर हो, हम आपको दिखा रहे हैं और हमसे आपसे राय रमोजी नहीं ले रहे। धन विधेयक में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। वहाँ पे राज्यसभा सॉरी, वहाँ पे राज्यसभा जो है तो अपना कुछ भी वो ओपिनियन नहीं दे सकती है। अब इसमें बात करते हैं हम यहाँ पे कि देखें यदि कि विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। जो विधेयक होते हैं उनका जो विचार विमर्श होता है वो कहाँ पे होता है? आपकी संसदीय समितियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें होता है। और समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में भी क्या होता है कि सभी सदस्यीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। और यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे चरण और अंतिम चरण में यदि हम देखें कि विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है तब क्या होता है कि उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है, कि जैसे पहले सदन की प्रक्रिया हुई सेम उसी तरीके से वो दूसरे सदन में उसी प्रक्रिया से गुजरेगा। और उसके बाद से बहुमत यदि हुई तो सामान्य मेजोरिटी भी आ जाती है सामान्य विधेयक में, तो ठीक है कि वो विधेयक पारित माना जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना बहुत ही जरूरी होता। कोई भी विधेयक हो, संसद का मतलब ही यही है कि संसद कानून बना रही है कि दोनों ही विधेयक से वो कानून पारित होने चाहिए, तब जाके आप कहोगे कि संसद ने कानून बनाया, ठीक है। एक से पारित होगा तो आप कह ही नहीं सकते हो कि संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। तो इसके बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए, यदि दोनों सदनों के बीच थोड़ा बहुत भी वहाँ पे बन नहीं रही है, तो क्या होगा कि उन्हें संसद के
संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की आप एक साथ बैठक बुलाओ और फिर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पहले जब क्या होता है कि कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही एक सभा के पक्ष में गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी आप क्या करते हो कि जब संयुक्त बैठक हम बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन, तो निर्णय होता है हमेशा कि लोकसभा के पक्ष में ही जाता है ज़्यादातर। और लेकिन क्या होता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे क्या होता है, हाँ 14 डेज ही है कि राज्यसभा क्या करती है, 14 डेज तक उस पर कोई निर्णय ना ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा ऑलरेडी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें संशोधन वगैरह के लिए वो कुछ बातें कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे वो अस्वीकार कर दे, पूर्ण रूप से खारिज कर दे। जैसे कि अदर विधेयक है कि लड़कियों की जो एज है वो 18 से 21 करनी है शादी की, तो उसमें से राज्यसभा चाहे तो कह सकती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो अपने यहाँ पे रख सकती है उस विधेयक को। और कभी हो सकता है कि वो मतलब ऐसा रखा जाए कि कभी पारित ही ना हो राज्यसभा से, तो वो विधेयक फिर पारित नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहाँ पे जो धन विधेयक के मामले में कुछ सिचुएशन उल्टी होती है, ये बात आप याद रखिएगा कि कुछ ये आप एक अब बात ही मान लीजिए कि धन विधेयक के मामले में ऐसा होता है। अब क्या होता है कि विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, यानी कि इसमें क्या है कि राज्यसभा द्वारा जो प्रस्तावित संशोधन है जो धन विधेयक के लिए दिए गए थे, लोकसभा चाहे तो मान भी सकती है चाहे तो नहीं भी मान सकती है। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 14 दिन तक ही वो रख सकती है, 14 दिन के बाद वो नहीं रख सकती है। वो हाँ करे तो भी हम मानेंगे कि हाँ है, ना करे तो भी हम मानेंगे फिर कि हाँ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों को द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। अब हमारा क्या होगा कि फाइनली हर एक तरीके से पूरा उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब वो क्या बन जाएगा, आपका एक कानून बन जाएगा। जो विधेयक था अब आपका एक कानून बनेगा। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 109। इसमें क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक राज्यसभा और में पेश नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 109 में क्या बात की गई है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है कभी भी। ठीक है, आपको पता चल गया कि धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास पावर भी कितनी है और वो पेश भी नहीं किया जाता। ये आर्टिकल और ये बातें आप नोट कर लीजिए। अब क्या आ रहा है हमारा, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, तो इसके बारे में यदि हम देखें कि जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। और संभव है कि बहुमत की जो ताकत क्या होती है पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का अपनी शक्तियों का ये लोग क्या करते हैं, मनमाना प्रयोग करने लगे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है। यदि ऐसा हो गया कि आप अब जो चाहो वो करो, कोई नियंत्रण करने वाला ना हो, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह में भी बदल सकती है। और क्या होता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधेयकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में क्या करें, प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें, यहाँ पे क्या बताया गया है कि विधायिका में क्या होता है कि कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानून कार्यवाही नहीं की जा सकती और इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। और आगे यदि हम बात करें कि ऐसे विशेषाधिकारों का जो उद्देश्य क्या, मतलब कि ऐसे विशेषाधिकार देने चाहिए थे या नहीं, तो इसका मेन टारगेट क्या था कि जो सांसद और विधायक,
ठीक है, अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है और वह किन साधनों का प्रयोग करती है, कार्यपालिका की मतलब जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है या नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि संसदीय नियंत्रण के साधन, तो इसमें संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या है, जरा इसमें यदि हम बात करें तो हमारी जो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। एक स्तर पे नहीं, अनेक स्तर पे कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने के लिए वो काम करती है। कौन? विधायिका आपकी, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? विधायिका के हाथ में है। अब क्या होता है कि यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है, यानी जो विधायिका होती है आपकी, ये काम कई तरीकों से करती है। पहला आपका हो गया बहस या चर्चा, ठीक है, कि वाद विवाद करके आप क्या करो कि यहाँ पे बहस होगी या चर्चा हो। बहस का मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि बस गाली गलौज होने लगता है, हाँ, लेकिन क्या होता है कि उस टॉपिक पे लोग अपना मुद्दा रखने पे इतना लीन हो जाते हैं, दूसरे इतने हो जाते हैं कि एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। और बहस कब होती है? चर्चा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं ये दोनों वर्ड का मतलब आपको समझा दूं कि सपोज मान के चलिए कि कहीं पे हम कह रहे हैं चर्चा हो रही थी इस बात पे, तो क्या होगा कि आप हमारी बात सुनेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ, तो आप पहले बहुत ही एक निदान से मेरी बात सुनेंगे, शांति से, एंड देन फिर अपनी बातें रखेंगे। तो हम या अदर मेंबर जो बैठे हैं, तो आपकी बातों को बिना रोके टोके आप बिल्कुल ही शांति से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी बात पे बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि आपने हमारी बातें सुनी, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, फिर हमें कुछ लगता है कि इस मुद्दे में ऐसा करना चाहिए, तो फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं कि जो राज्यसभा टीवी है, तो वहाँ पे जो देश देशांतर आता है, ठीक है, जो उसका डिस्कस डिबेट होता है, तो वहाँ पे बहस नहीं होती, चर्चा होती है। वहाँ पे क्या होती है? आपकी चर्चा होती है, ठीक है। जरा इसे समझिएगा ध्यान से कि चर्चा कैसे होती है, कि जब 3 मेंबर बैठे होते हैं या 2 मेंबर बैठे होते हैं और एक वहाँ पे जो उसके जो एंकर होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो जो वो पूछते हैं, तो तीनों मेंबर की बातों में कभी कभी मतभेद, मतलब ऐसा अलग अलग भी होता है, लेकिन वो तीनों के तीनों मेंबर भी बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपने व्यू रखते हैं फिर वो, ठीक है, कि कैसे क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई बीच में नहीं बोल पड़ता कि नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। वहाँ पे क्या हो रही है? आपकी चर्चा हो रही है। लेकिन आपकी आती है जी न्यूज़, ठीक है। जब जी न्यूज़ चैनल जो है या अदर न्यूज़ चैनल आप खोलिए और वहाँ पे देखिए कि जो राजनेता बैठे होते हैं, उनके बीच में ना तो एक दूसरे की, वो दीपक चौरसिया आपको याद हो यदि, तो बहुत अच्छी खासी बहस कराते हैं वो टीवी में। अब मुझे न्यूज़ चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, आप देखिएगा, वो एंकर है दीपक चौरसिया, वो अच्छी खासी मतलब बहस कराते हैं, शाम को होती है, ठीक है। तो उनमें देखिएगा आप कि एक नहीं बोल पा रहा, दूसरा बोल रहे, दूसरा नहीं बोल रहा, तीसरा बोल पा रहे, चौथा नहीं बोल रहा, मतलब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। वहाँ पे क्या चल रही है? आपकी बहस चल रही वहाँ पे। तो चर्चा और बहस दोनों में ये कुछ अंतर होते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया कि जो भी होगा, तो इसमें पहले चर्चा या बहस होती है किसी भी मुद्दे पे, और उसके बाद होता है कि कानून को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, वित्तीय नियंत्रण और अन अविश्वास प्रस्ताव। तो अब आप थोड़ा सा ये चर्चा और बहस में जब भी हो कि कभी आप कहीं पे बैठ के बातें कर रहे हो शांतिपूर्वक, तो कहीं ये आके किसी से मत कहिएगा कि हम वहाँ पे बहस कर रहे थे। जी नहीं, आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर रहे थे किसी टॉपिक को लेके। बहस करना तो फिर ना आप हमारी सुनो ना हम आपकी सुने, कौन क्या बोल रहा है, टाइम खराब हो रहा है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे तरीके से, कि बहस और जो वाद विवाद होता है, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में
विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। और विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में क्या होता है, सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। और ऐसे कुछ अवसर हैं जैसे कि प्रश्नकाल हो गया आपका, शून्यकाल हो गया, या घंटे की चर्चा, या स्थगन प्रस्ताव हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर भी नियंत्रण करने का मौका मिल सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि जो आपका प्रश्नकाल होता है, इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने का जो अधिकार होता है, ठीक है, कि संसद के अधिवेशन के समय क्या होगा कि प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, और जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्न पूछने का या जवाब देने का अधिकार होता है, या जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल मतलब इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकता है, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। लोकहित मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि को भी विधान है। और इसके बाद क्या हुआ, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और शासकीय यानी कि प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। और संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है। और ऐसे में क्या हुआ कि इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्नकाल लोकहित के विषयों जैसे कि मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धि, समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार के से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। और ये हर दिन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। और प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बातें रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के यानी कि आसन के पास चले जाना तथा सदन के बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। और इसमें क्या होता है कि सदन को बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं, और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिएगा आप लोग, राज्यसभा या लोकसभा टीवी में डायरेक्ट प्रसारण होता है, जब उनकी बहस होती है ऐसा लगता है कि दंगे हो जाएंगे। ठीक है, मारपीट करने को भी उतारू हो जाते हैं, मतलब क्या क्या नहीं बोल देते वो। देखिएगा बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में, कि दीपक चौरसिया को छोड़ के, कि इधर के राजनीतिक वाले देख के, आपको ना देख के थोड़ा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर की बात देखिएगा, तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा कि कैसे वहाँ पे हो रहा है, कैसे किसी टॉपिक पे बहस होती है फिर, और कैसे लोग उसी पे बिल्कुल टिके रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा है। तो ऐसे काम भी करते हैं कभी कभी, तो अध्यक्ष के ऊपर भी हावी हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आता है कि कानूनों की स्वीकृत या अस्वीकृत, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए, थोड़ा सा जो मैं ये बताती रहती हूँ उससे किया करिए। राज्यसभा टीवी या लोकसभा, यानी अब संसद टीवी हो गई है, तो उससे थोड़ा सा यदि देख लेंगे आप लोग तो अच्छा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ, लेकिन एक आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।